आज हम ब्रिटिश प्रशासन में प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति लॉर्ड कर्जन के विशेष संदर्भ पर चर्चा करेंगे। इतिहासकार मैरियट पी.ई. रॉबर्ट्स एवं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार लॉर्ड कर्जन एक योग्य, परिश्रमी, प्रतिभा संपन्न, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने 1899 से 1905 तक भारत में गवर्नर जनरल के पद को सुशोभित किया। वह एक योग्य प्रशासक तथा न्यायप्रिय व्यक्ति था। यद्यपि उसने भारत में ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखकर साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया, तथापि उसने प्रशासनिक सुधार करके हर क्षेत्र में कुशलता का प्रदर्शन किया। मगर दुर्भाग्य, वह लोगों की भावनाओं को नहीं समझ सका और उसका दृष्टिकोण एक पक्षीय ही रहा। लॉर्ड कर्जन के सामने अनेक समस्याएं थी। अकाल, प्लेग उसे उत्तराधिकार में मिले थे। आय कम होने से सरकार के समक्ष आर्थिक संकट भी था। राजनीतिक दृष्टिकोण भी बदल गया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में कर्जन चाहता था कि वो ऐसे कार्य करे जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें मजबूत हो जाए और भारत गुलामी की बेड़ियों में मुक्त रहे। उसने प्रशासनिक क्षेत्र में कई सुधार किए। आंतरिक प्रशासन में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए उसने एक आयोग का गठन किया और आयोग की अनुशंसा पर उसने पुलिस विभाग में अनेक परिवर्तन किए। उसने पुलिस विभाग के कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया। पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु केंद्र स्थापित किए। प्रांतीय पुलिस की संख्या बढ़ाई गई। पुलिस के अधिकारी यूरोपीय और कर्मचारी भारतीयों को नियुक्त किया गया। इसके अलावा उसने वित्त विभाग में भी कुछ सुधार किए। इंग्लैंड के पाउंड को सरकारी मुद्रा उसने घोषित कर दिया। इसका विनिमय मूल्य 15 रुपए निर्धारित किया गया। सोने का एक रक्षित कोष रखा गया। नमक पर कर में कमी की गई और भू लगान में 1.5 लाख रुपयों की छूट दी गई थी। कर्जन ने कृषि के क्षेत्र में भी कुछ सुधार किए थे। पंजाब भूमि स्वामित्व हस्तांतरण अधिनियम पारित करके किसानों को साहूकारों से उसने मुक्ति दिलाई। इस नियम के द्वारा बगैर सरकार की अनुमति के किसान की भूमि को न तो गिरवी रखा जा सकता था और न ही उसे ऋण के बदले जब्त किया जा सकता था। किसी भी भूमि को 20 वर्षों से अधिक समय तक गिरवी रखने पर उसने रोक लगा दी थी। 1904 में सहकारी ऋण समितियों की उसने स्थापना की जो कम ब्याज पर ऋण सुलभ कराया करते थे। 1901 में केंद्रीय कृषि विभाग की स्थापना करके कृषि महानिरीक्षक की उसने नियुक्ति की। किसानों को ऋण देने हेतु जागीरदारी बैंक स्थापित किए। सिंचाई की सुविधा के लिए नहरों का निर्माण करवाया और बंगाल के पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। कर्जन से पूर्व भारत में रेल व्यवस्था का संचालन 2 पद्धतियों से होता था, एक निजी कंपनियों द्वारा और दूसरा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा। कर्जन ने 1903 में रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक आयोग गठित करके रेल विभाग में कुछ सुधार किए। रेलों की व्यवस्था के लिए उसने 3 सदस्यों का रेलवे बोर्ड बनाया। उसमें 30,000 मील लंबी रेल लाइन का निर्माण करवाया और भारत में रेलों को व्यापारिक दृष्टि से चलाया। कर्जन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार करने और उसमें व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए थॉमस रिलेट के नेतृत्व में एक सुधार आयोग गठित की। इस आयोग की सिफारिशों के पर निम्न सुधार जो थे वो किए गए। 1902 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। विश्वविद्यालयों में सीनेट, सिंडिकेट और विभिन्न विभागों का पुनर्गठन किया गया। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार
शोध के लिए प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई। विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों के निरीक्षण की व्यवस्था की गई। शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी में सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 80% कर दी गई। स्कूलों में भी शिक्षा का माध्यम प्रांतीय भाषाएं और महाविद्यालयों में आंग्ल भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। प्राथमिक परीक्षाओं को समाप्त करके छात्रों का मूल्यांकन पूरे सत्र के आधार पर करने की भी योजना जो थी वो बनाई गई थी। कर्जन ने सेना में भी कुछ सुधार किए। उसने सेना में गोरखा, नेपाली और पंजाबियों को प्रवेश दिया। पैदल सेना का पुनर्गठन कर उसे आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित किया। 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों को हथियार न देने संबंधी नियम को उसने समाप्त कर दिया। 1901 में इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की गई और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दल भी स्थापित किए गए थे। सन 1899 से 1900 में भारतीयों को भयंकर प्लेग का सामना करना पड़ा। इस वर्ष लगभग 20 लाख लोग अकाल से भी मर गए थे। अतः कर्जन ने जनता को राहत देने के लिए मैकडॉनल्ड के नेतृत्व में अकाल आयोग नियुक्त किया। इस आयोग की सिफारिशें इस प्रकार थी: जनता को यथाशीघ्र सहायता पहुंचाई जाए ताकि उनमें अनैतिकता नहीं फैले। पशुओं के चारे का प्रबंध किया जाए। सहकारी बैंक खोले जाए और इस कार्य में गैर सरकारी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए और रेल निर्माण की तरफ ध्यान दिया जाए। सन 1900 में कर्जन ने कलकत्ता नगर निगम अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार नगर के कार्यों का दायित्व कलकत्ता निगम को सौंप दिया गया। निगम में यूरोपीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। निगम के निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई। निगम के सदस्यों की संख्या 75 से घटाकर 50 कर दी गई। निगम के अध्यक्ष पद पर सरकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। इस अधिनियम का भारतीयों ने विरोध किया, लेकिन कर्जन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। कर्जन के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना बंगाल विभाजन था। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से बंगाल एक बड़ा प्रांत था, अतः लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा इसका प्रशासन सुचारू रूप से चलाना असंभव हो गया था। इस स्थिति में कर्जन ने 1903 में बंगाल के विभाजन का संकेत दिया। इससे बंगाल की जनता नाराज हो गई और उसने आंदोलन आरंभ कर दिया। लेकिन कर्जन ने जन इच्छाओं की अवहेलना करके 1905 में पूर्वी बंगाल और असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया। ढाका को नए राज्य की राजधानी बनाया और शेष बंगाल को पश्चिमी बंगाल कहा गया। इस प्रकार उसने बंगाल का विभाजन पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में कर दिया था। इस विभाजन से भारत की राजनीतिक एकता को आघात पहुंचा और सांप्रदायिकता बढ़ गई। अनेक इतिहासकार कर्जन के इस कार्य को उचित बताते हैं। पी.ई. रॉबर्ट्स के अनुसार कर्जन ने यह कदम प्रशासन की श्रेष्ठता के लिए उठाया था। यह कदम प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्गठन मात्र था। जन भावनाओं को आघात पहुंचाना उसका उद्देश्य नहीं था। कर्जन एक योग्य व्यक्ति था। उसमें अद्भुत कार्य करने की क्षमता थी। वह विलक्षण बुद्धि वाला और जटिल समस्याओं को सुलझाने में दक्ष था। उसके परिवर्तन उत्तम थे, परंतु वे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थे। अतः उसके सुधारों का विरोध किया गया। उसके व्यक्तित्व के संदर्भ में मैरियट ने लिखा है, भारत पर शासन करने वाले सभी योग्य अंग्रेजों में कर्जन अतुलनीय व्यक्ति था। यद्यपि कर्जन एक सुयोग्य शासक था, किंतु उसमें राजनीतिक गुणों का अभाव था। उसे अंग्रेजी जाति की सर्वश्रेष्ठता पर अधिक गर्व था, इसीलिए वह भारतीयों की योग्यता पर विश्वास नहीं करता था। इसी कारण उसने भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पद भी नहीं दिए थे। वह एक साम्राज्यवादी
वादी व्यक्ति था। उसके सुधारों का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करना था। बंगाल विभाजन उसकी निरंकुशता और अलोकप्रियता का एक मूल कारण जो था वो रहा था। कर्जन वस्तुतः घमंडी जिद्दी व्यक्ति था। वह न तो कभी अपनी गलती स्वीकार करता था और न ही कभी सहयोगियों पर विश्वास करता था। वह दूसरे के विचारों को तो सुनता भी नहीं था। कलकत्ता निगम अधिनियम पर उसकी कड़ी आलोचना हुई, लेकिन उसने जन भावनाओं की तरफ कोई भी ध्यान जो था वो नहीं दिया था। कर्जन को भारतीयों के साथ भी कोई सहानुभूति नहीं था। वह कांग्रेस और भारतीय संस्कृति का घोर विरोधी था। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि कर्जन एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था, किंतु उसमें सहानुभूति का अभाव था और उसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा और प्रभाव को फैलाना था। इसीलिए वह भारतीयों की आलोचना का शिकार बना।